नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जो कि है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। एक्चुअल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं। आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहें, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आप उसे डोनेशन दे सकते हैं और उसके लिए आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने होंगे। ठीक है, सभी, ठीक है ना, कॉमन मैन हो या फिर कॉर्पोरेट्स हो, सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ही यूज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए। अब ये न्यूज में क्यों आए? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल खड़े किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मिसयूज को लेकर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मिसयूज किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा फॉर फंडिंग टेरर और वायलेंट प्रोटेस्ट। ओके, अब ये कैसे हो सकता है, हम उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और बहुत अच्छे से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आप 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक का डोनेशन दे सकते हैं। और एक बात जो यहां पर आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कोई लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे जी भरकर पैसा उड़ाना चाहें वो आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के तौर पर दे सकते हो। ठीक है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट भी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं एक चैलेंज इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। उसके बाद अगला, इशू करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज किया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेस कर सकते हैं। अब कैसे परचेस करते हैं समझते हैं। देखिए ईयर में 4 मंथ्स डिसाइड किए गए हैं जिन 4 मंथ्स में आप जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस कर सकते हो, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ठीक है, इन मंथ्स के 10 डेज, ठीक है ना, कोई भी 10 दिन डिसाइड किए जाएंगे और उन 10 दिनों में के अंदर ही आपको जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करने होंगे। तो इस प्रकार का आपको एक बॉन्ड इशू कराया जाएगा। ठीक है ना, आप जाएंगे बैंक के पास, जाके आप पैसा जमा करेंगे और कितना भी, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस कर लिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 1000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा। ठीक है, अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप ले जाकर जिस भी पार्टी को देना चाहे डोनेशन वो दे सकते हैं। ठीक है, अब एक खास बात यह है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेस किया तो विद इन 15 डेज, ठीक है, यानी कि 15 जनवरी के पहले ही आपको इस इलेक्टोरल बॉन्ड को सबमिट करना होगा, वरना ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात? तो इस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड फंक्शन करते हैं। यहां पर खास बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपने जाकर परचेज किया, इसके ऊपर आपका कोई भी नाम वगैरह मेंशन नहीं होगा। ठीक है, ये पता नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टी को कि वो डोनेशन किसकी तरफ से आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है एक्ट एज अ चेक अगेंस्ट ट्रेडिशनल अंडर द टेबल डोनेशन। पहले क्या हुआ करता था, अंडर द टेबल डोनेशन होता था, ठीक है ना, पता नहीं चलता था कि कैसे डोनेशन हो रहा है। अब क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मदद से हो रहा है, यानी कि चेक, प्रॉपर डिजिटल पेपर ट्रेल है, तो अब ब्लैक मनी वगैरह को कर्व करना थोड़ा सा आसान हो गया है। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज कैसे किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जो कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एनोनिमिटी। ओके, क्या बोला गया है, पहले सबसे पहले तो नीदर द नेम ऑफ द डोनर नोर द पॉलिटिकल पार्टी इज ऑब्लिगेटेड टू रिवील हुम द डोनेशन कम फ्रॉम। ठीक है, यानी कि ना तो पॉलिटिकल पार्टी को यह बताने की जरूरत है कि उनको पैसा कहां से मिला, और ना ही जो डोनेशन है उसको भी बताने की जरूरत है कि उसने किस पार्टी को डोनेशन दिया है, डोनर है जिसको। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज इससे क्या कर सकती है, हमने अभी देखा कि कोई लिमिट नहीं है इसकी, कितना भी पैसा चाहे तो जो ब्लैक मनी है वो पॉलिटिकल पार्टीज व्हाइट में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, इसके बाद फिर असिमेट्रिकली ओपेक। ठीक है, यानी कि वैसे तो बॉन्ड के ऊपर आपका नाम वगैरह नहीं लिखा होगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने परचेज किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो पता ही होगा कि किसने ये परचेज किया है इलेक्टोरल बॉन्ड को। ओके, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अंदर फंक्शन करता है, तो गवर्नमेंट के पास हमेशा ये अथॉरिटी होगी कि वो आपकी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है। ठीक है, चलिए फिर अगेन लिमिट हटा दी गई है। पहले लिमिट हुआ करती थी कॉर्पोरेट डोनेशन के ऊपर कितनी, 7.5% की, इससे ज्यादा डोनेशन वो नहीं दे सकते थे, लेकिन अब ये लिमिट हटा दी है, कैप हटा दिया गया है, तो अब डोनेशन काफी ज्यादा मिल जाता है। ओके, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिफेंड किया है। सबसे पहले तो कंडीशन फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स,
गवर्नमेंट ने ये बताया है कि पहले देखिए क्या हुआ करता था कि अंडर द टेबल फंक्शन किया करता था, कोई भी ट्रेल वगैरह नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन डोनेशन। अब क्या किया हमने, ऑनलाइन डोनेशन किया है, सारी चीज़ें बैंक से लिंक कर दी हैं। ओके, तो ब्लैक मनी वगैरह को कर्व किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट ने अपना एक पॉइंट दिया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कोट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सपोर्ट किया था। उन्होंने ये माना है कि पहले के सिस्टम से इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेटर हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है एन वी रामाना, जो कि 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। ओके, तो कंटेस्ट यही है, रिसेंटली जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के एम वी रामन्ना, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया गया। आने वाले नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही होंगे। कब से ये चार्ज लेंगे, तो 24 अप्रैल से ये चार्ज लेंगे और 2022 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रहेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अंडर आर्टिकल 124 दी गई है ये बात। ठीक है, ओके ठीक है। चलिए इसके बाद फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर होने वाला है वो रिकमेंड करता है अपने सक्सेसर को। ठीक है, उसके बाद फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर जो होता है वो इस रिकमेंडेशन को प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाता है और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप इस व्यक्ति को क्या बनाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करें। ठीक है, एक बहुत फेमस केस है सेकंड जज केस 1993 का। यहां पर इस बात को कंफर्म किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है, उसके अलावा किसी और जज को नहीं बना सकते आप। ठीक है, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसको हेड करता है। ठीक है, इसके साथ उनके और कौन होते हैं, तो 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो कॉलेजियम है ये क्या काम करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जो दूसरे जजेस होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बन गया। ओके, इसके बाद फिर क्या होगा, ये जो कॉलेजियम है ये डिसाइड करेगा कि दूसरे जजेस जिनको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करना है वो कौन होंगे। ये आगे रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक बार इनकी रिकमेंडेशन को दोबारा से रिटर्न कर सकता है, लेकिन जब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट वही सेम नाम प्रेसिडेंट को देंगे तो प्रेसिडेंट बाइंडिंग होगा इनकी एडवाइस मानने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो मास्टर ऑफ रूस्टर होता है, यानी कि केसेस वगैरह को अलोगेट करने का जो काम है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ही होता है। ठीक है, और वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड फंक्शन करता है, किसके पास कौन सा केस जाएगा इसको डिसाइड करने का काम भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है सिख महोत्सव से रिलेटेड। ठीक है, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है सिख महोत्सव, ये एक फेस्टिवल है जो कि गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि पहले ये पूरे गोवा में सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब इस बार कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ये फेस्टिवल सिर्फ पणजी, पोंदा और मापुसा में ही सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, सो गाइस आप भी थोड़ा ध्यान रखें, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। कोविड-19 के दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं और इंडिया में बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर दोबारा से लॉकडाउन इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। चलिए वापस अपने डिस्कशन पर आते हैं और इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो फेस्टिवल है उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो जब हार्वेस्टिंग का पीरियड चलता है, ठीक है ना, उस टाइम पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसमें जो डांस परफॉर्म किया जाता है वो डांस इंपॉर्टेंट है, वो डांस देख लीजिए, घोड़े मोंडी डांस, ठीक है, गोपा और पुगाड़ी। ठीक है, ये 3 डांस फॉर्म जो है वो इस फेस्टिवल के टाइम पर परफॉर्म किए जाते हैं। इसके साथ साथ सिग्मो स्ट्रीट परेड भी ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, चलिए बाकी और कुछ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी है। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हम इसे क्या बोलते हैं, होली के नाम से जानते हैं। असम और बंगाल में इसको दोल यात्रा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। साउथ इंडिया में कामधन के नाम से और महाराष्ट्र में सिग्मा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए
सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।